आप सभी फिर से पवन जी को देखकर सोच रहे होंगे कि कोई अच्छी कहानी फिर से सुनने को मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप और ठीक समझ रहे हैं आप। तो आइए एक अच्छी कहानी आज फिर से सुनेंगे और खास सूरदास की कहानी सुनाने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर पवन द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, स्वागत। प्रणाम। कहानी एक जंगल की है और जंगल से राजपाट की है। वर्षों पहले एक जंगल में सूरदास जी तपस्या किया करते थे और अपना हम्म। भगवान की भक्ति में खूब सारा लीन थे। जीवन में काफी शांति थी, किसी भी तरह की कोई समस्या एज सच नहीं थी। एक दिन समय था और अपनी कुटिया से बाहर निकलकर और वो बैठ करके सूर्य की रोशनी में विटामिन डी लेने का प्रयत्न कर रहे थे और तब तक वहां से एक आध दो लोगों के भागने की आवाज सुनाई दी। सूरदास जी अच्छा को अच्छा। बहुत ज्यादा कुछ कंसर्न था नहीं और जो भाग के गए हम्म। उनको सूरदास से कोई कंसर्न नहीं था, इसलिए वो भाग के चले गए और सूरदास जी अपने बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद सूरदास जी ने प्रतीत किया कि कुछ लोग पैदल चल करके आए। उनके चलने की स्टाइल में ठहराव था, एक स्थिरता थी और एक गंभीरता थी। और वो नजदीक आए हम्म। और वो जो ग्रुप था उसमें से एक व्यक्ति ने बड़े बुलंद आवाज में बोला, अरे ओ सूरदास जी, यहां से किसी को जाते हुए देखा क्या? सूरदास जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हाँ, यहाँ बाएं दिशा में, लेफ्ट साइड में एक आध दो लोग गए हैं, आप लोग भी चाहें तो जा सकते हैं। और वो लोग उस दिशा में चले गए। लगभग 10-15 मिनट और निकले होंगे और कुछ घोड़े आकर के रुके। घुड़सवार थे वो। उस घुड़सवारों की टोली में से एक घुड़सवार ने बड़े ही रिस्पेक्ट लेकिन बुलंद आवाज में कहा, सूरदास जी, आपने यहां से कुछ लोगों को जाते हुए आभास किया क्या? और सूरदास जी ने उसी विनम्रता, उसी आदर और सम्मान के साथ कहा कि हाँ, लेफ्ट साइड में कुछ लोग गए हैं, आप लोग भी चाहे तो जा सकते हैं। दिशा में चले गए। उनके जाने के लगभग 15-20 मिनट के बाद वापस से घुड़सवारों की टोली आई। टोली रुकी लेकिन कोई आवाज नहीं आया। थोड़ी देर के बाद सूरदास जी ने ऐसा प्रतीत किया कि किसी ने उनके चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने सूरदास जी से आज्ञा मांगी कि सूरदास जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। सूरदास जी बोले, बिल्कुल। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे ऋषिवर, आपने यहां से कुछ लोगों को जाते हुए आभास किया क्या? यदि हां तो आप बताएं। सूरदास जी रिप्लाइड, हे राजन, ध्यान से सुनिएगा। सूरदास जी ने जवाब दिया, हे राजन, यहां से थोड़ी देर पहले दो चोर भागते हुए गए। उनके पीछे आपके पैदल सिपाही गए और उनके पीछे घोड़े की टोली लेकर के आपका कमांडर गया है। हे राजन, आप भी चाहें तो लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। राजा वॉज सरप्राइज्ड। उनको लगा सूरदास जी को कैसे पता चला कि जो पहला ग्रुप गया वो चोरों का था, जो दूसरा ग्रुप गया वो मेरे पैदल सिपाही थे, और तीसरा जो थी वो मेरा कमांडर था, और मैं स्वयं राजा हूं। इस सूरदास जी को कैसे पता चला? क्योंकि सूरदास जी देख तो पा नहीं रहे थे। राजा को लगा चोर तो पकड़े जाएंगे जब मिलेंगे तब, लेकिन असली हीरा तो यहां बैठा हुआ है। सूरदास जी को तुरंत राजा ने निवेदन करना प्रारंभ किया, हे राजन। सूरदास जी बोले, हे, आप मुझसे क्यों निवेदन कर रहे हैं? राजा बोले, मुझे जानना है कि आपको कैसे पता चला कि जो पहली टोली थी वो चोर थे, दूसरे सिपाही थे, तीसरा मेरा कमांडर था, मैं राजा स्वयं हूं। सूरदास जी बोले, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है राजन। जो पहली टोली गई उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं। दे हैड समथिंग टू हाइड। उनको कुछ छिपाना था, मुझसे कुछ सीक्रेट रखना था। उनके पीछे जो लोग आए, कि आवाज में अथॉरिटी थी, पावर था,
एक तरह से एक सत्ता का असर था, एजुकेशन का अभाव था। इसलिए मुझे लग गया कि ये सरकारी लोग जरूर हैं, पर सरकारी बड़ी पदों पर बैठे हुए लोग नहीं हैं। हे राजन, जब आपका कमांडर आया तो उसकी बोली में कमांड भी था, अथॉरिटी भी थी, पावर भी था, एजुकेशन भी था, लेकिन विनम्रता नहीं थी। इसका मतलब वो एजुकेटेड है, सरकारी है, उसके पास पावर है, पद है, सब है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज जीवन में होती है, और वो है व्यक्ति का बैकग्राउंड, वो नहीं है। राजन, आपने जब चरण स्पर्श किया और आपकी वाणी में विनम्रता भी है, एजुकेशन भी है, पावर भी है, सत्ता भी है, पद भी है, सब कुछ है, ये सारे गुण एक राजा के अंदर ही हो सकते हैं। राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा को लगा कि इतना बड़ा डायमंड, इतना बड़ा हीरा जंगल में है, इनको तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए। और राजा साहब ने तुरंत सूरदास जी से हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहा, हे राज सूरदास जी, यदि आप आज्ञा दें तो आपको मैं अपने दरबार में एक महामंत्री के तौर पर अपॉइंट करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप रोज हमें आशीर्वाद दें। सूरदास जी को लगा कि लंबे समय से मैं जंगल में हूं, थोड़ा अपने भी जीवन में चेंज आए, और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो एक्सपोजर है, उसका बेनिफिट ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अच्छा है। और सूरदास जी ने ऑफर एक्सेप्ट किया और राज दरबार उन्होंने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया। इसके बाद सिर्फ 2 इंसिडेंट्स आपको मैं शेयर करूंगा और उसके बाद एक मेरी कहानी समाप्त की तरफ जाएगी। एक दिन राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा स्वर्णकार सोना बेचने आया, और कई किलो सोना दरबारियों ने मिलकर फाइनल कर लिया। सारे दरबारियों ने देखा सोना बिल्कुल ग्लिटरिंग, उसका एकदम बिल्कुल शाइन कर रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सब लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि हम इतना सोना ऑर्डर कर देते हैं। सब फाइनल हो गया। राजा का जब अप्रूवल का मैटर आया तो राजा ने कहा कि जब तक सूरदास जी का फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, मैं ऑर्डर रिलीज नहीं कर सकता। सारे मंत्रियों को लगा सूरदास जी को कैसे पता चलेगा सोना के बारे में। फिर भी चूंकि राजा का कमांड था, इसलिए मानना तो मजबूरी थी, और व्यवस्था बस इनवाइट किया और सूरदास जी से कहा कि आप बताइए कि ये सोना खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। सूरदास जी ने कुछ सोने के टुकड़े हाथ में लिए, उनको घिसे, हाथ में उछाले, उसको पता नहीं कुछ कुछ किया, रगड़ा वगैरह किया, और उसके बाद बोला कि आप लोग ये सोना खरीद जरूर सकते हैं, पर एक दुर्भाग्य ये है कि ये सोने में बड़े प्रोपोर्शन में पीतल या लोहा मिला हुआ है, तो आप लोग उसकी एक बार जांच करवा लें। मुझे विश्वास है कि 40 से 50% इसमें लोहा और पीतल या लोहा या पीतल मिश्रण है। तुरंत जांच करवाया गया और पता चला कि सही में उसमें तो लोहे या पीतल का मिक्सचर निकला। राजा खुश हो गए और वापस सूरदास जी की पदोन्नति की गई और खूब सम्मान किया गया। समय बीता, एक दिन एक घोड़ा बेचने वाला आया। अब सारे मंत्रियों ने मिलकर के घोड़े फाइनल किए, उसमें से एक यंग घोड़ा बिल्कुल पकड़ा गया और वो राजा के लिए फाइनल हुआ। यही घोड़ा राजा के लिए रहेगा, इस पे शिकार खेलने जाएंगे, लड़ाई लड़ने जाएंगे, राजा का सम्मान होगा। राजा बोले जब तक सूरदास जी अप्रूवल नहीं देंगे तब तक तो घोड़ा नहीं खरीदा जाएगा। सूरदास जी को इनवाइट किया गया। सूरदास जी आए, उन्होंने घोड़ी पूंछ, नाक, कान, जहां जहां जो जो छू सकते थे सब छूने के बाद राजा से बोला, घोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप इसको खरीदिए, आप इसको प्रदर्शनी में ले जाइए, आप सब जगह रखिए, पर इस पे बैठ के कभी शिकार खेलने और लड़ाई लड़ने में। राजा बोले कि मतलब ये पहली बार मुझे पता है कि राजा का घोड़ा लड़ाई नहीं लड़ने जाएगा, शिकार खेलने नहीं जाएगा, तो घोड़े का उपयोग क्या है? अच्छा बताइए माजरा क्या है? सूरदास ने कहा माजरा कुछ नहीं है, ये आपका जो घोड़ा है ये गौशाले में पल के बड़ा हुआ है। तो घोड़ा पर इसकी जो हरकतें हैं वो गधों और गाय वाली है। तो ये जब युद्ध होगा तो घोड़े की तरह ना बिहेव करके ये गधों वाला बिहेवियर करेगा। तुरंत राजा ने जो है वो घोड़े के मालिक को बुलवाया और पता चला कि जो घोड़े का मालिक था वो एक्चुअली उसके पास सही में गौशाला था, और गौशाले के साथ उसके पास गधों का भी एक बड़ा संग्रह था। और जब ये घोड़ा पैदा हुआ था तो इसकी माँ घोड़ी मर गई थी,
और एक गधी थी जिसका बच्चा मर गया था। तो ये जो घोड़ा है वो गधी का दूध पी करके बड़ा हुआ था। अब राजा सूरदास जी के पीछे पड़े और यहाँ पे कहानी जो है कंक्लूजन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। राजा सूरदास जी बोले कि हे सूरदास जी, आपको चीजें पता कैसे चलती हैं? हमको मंत्र जानना है, जिस मंत्र और तंत्र या यंत्र से आपको पता चलता है कि कौन है, कौन चोर है, कौन कमांडर है, कौन पैदल सिपाही है, कहाँ पे सोने में मिक्सचर है, कहाँ घोड़ा असली है कि नकली, आपको पता कैसे चलता है? वो मंत्र बताइए। और यही इस कहानी का अब हम सब लोगों के जीवन से समाप्त होता जा रहा है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बाद हम ट्रेन या बस में चलते हैं या कहीं पे भी घर पे बैठे होते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ बैठे होते हैं, हम हमेशा अपने मोबाइल में खोए होते हैं। और ये स्किल बड़ी तेजी से हमारे जीवन से, ईया जिनको हम लोग दादी कहते हैं, ईया हम लोग बोलते थे, उनको आप कभी भी बोल दीजिए ईया क्या टाइम होगा, 2:30 बज रहा होगा, और न उनको पढ़ना आता था, न उनको घड़ी देखने आती थी, वो सिर्फ आसमान देखती थी और टाइम बताती और टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता। और ये आप सब लोगों के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि बाकी ना। हमारे दादा परदादा नाना नानी उनके पास ये सारी स्किल्स थी। सूरदास जी बोले हे राजन, मेरे पास ऑब्जर्वेशन स्किल है, मैं ऑब्जर्व करता हूं, और जो भी मैंने आज तक आपको जवाब दिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन। आप जितना ऑब्जर्व करेंगे, आप जितना ध्यान से चीजों को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, उतना आपकी एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड होगी, डेवलप होगी। सूरदास जी ने कहा राजा से कि मैंने ये डेवलप किया है और इसी नाते आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे पाता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कुछ समय निकालकर पक्षियों को, लोगों को, अलग अलग जानवरों को, प्रकृति के अलग अलग स्वरूपों को, नदी जंगल पेड़ों को, विषाणु कीटाणुओं को, अलग अलग तरह के को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, और इससे हमारे जीवन में स्ट्रेस कम होने की संभावना बढ़ेगी, हमारे जीवन में प्रसन्न और सुखमय होने की संभावना बढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाएं और जीवन में सफल हों। इन्हीं सारांश के साथ मैं आप सब लोगों का आशीर्वाद देना चाहता हूं। प्रणाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कहानी आपने सुनाया और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त सुन रहे हैं और बाद में सुनने वाले हैं उन सभी को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग नेचुरली आज जो हमारे साथ हो रहा है, अंत में जो मैसेज था कंक्लूजन, जहाँ पर हम अपने ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल खोते जा रहे हैं और उसका नतीजा यही है कि भाई मोबाइल हमारे हाथ में आ गया। इवन अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ढूंढना भी हो या जिसके बारे में हमें पढ़ना भी हो, याद करना हो, वो सारी चीज़ें भी हम मोबाइल से ही करना शुरू कर देते हैं। इवन मुझे लगता है कि कोई थोड़ा सा बड़ा अगर मैथमेटिक्स आ गया इनटू प्लस करने का, तो भी हम लोग कैलकुलेटर मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है यूज टू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने ही जीवन के कुछ खास हिस्सों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन की बात आज आपने कहानी के माध्यम से सुना। तो आशा करता हूँ ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा हो, तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।